सालों में 2100 पुलिस मुकाबलों में 3300 से ज्यादा जिंदगियां पुलिस की दरिंदगी की भेंट चढ़ी हैं। गुज़िश्ता साल 200 से ज्यादा पुलिस मुकाबलों में पंजाब में 121 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। पुलिस की मारवराए अदालत कत्ल गारत गरी अभी जारी है। जुल्म की एक घिनौनी कहानी बार बार दोहराई जाती है। पुलिस का सफाक और खूनी रवैया जो चेहरे बदल बदल कर बार बार सामने आ रहा है। कहानी वही रहती है, बस मंजर बदल जाता है, किरदार बदल जाते हैं। कभी साहिवाल में निहत्ते शहरियों को खून की होली खेली जाती है, कभी मॉडल टाउन में बेगुनाहों का खून बहाया जाता है, गोलियों से छलनी किया जाता है, मुंह पे चेहरे पे गोलियां मारी जाती। कभी एक एटीएम चोर पुलिस की सफाकी की भेंट चढ़ता है। और इस्लामाबाद का उसामा, उसका क्या कसूर था? उसको तो पुलिस वालों ने ही गोलियों से छलनी किया, बल्कि घेर कर मारा। इस 22 साल नौजवान के जिस्म में 22 गोलियां उतार दी गई। और अब बिल्कुल ऐसी ही कहानी दोहराई गई है फैसलाबाद में, जहां एक 30 साल के नौजवान को पेट्रोलिंग पुलिस वालों ने पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया। ये दिलखराश वाकया गुज़िश्ता रात पेश आया नाजरीन, जब पंजाब हाईवे के इंचार्ज ASI शाहिद मंसूर और उसकी टीम ने गाड़ी में सवार 4 लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब गाड़ी ना रुकी तो पुलिस ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एहलकारों ने पीछा किया, वक्कास की कार को रोका, उसे बाहर निकाला और बाहर निकालकर मार दिया। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि वक्कास की कार का टायर ASI शाहिद रसूल के पांव पे चढ़ गया था, जिस पर एहलकारों ने वक्कास पर बंदूक तानी तो उसने खौफजदा होकर कार दौड़ा दी थी। किसी भी निहत्ते शख्स के ऊपर और किसी भी ऐसे शख्स के ऊपर जो कि क्रिमिनल ना हो, पुलिस का इस तरह ताक़ुब करके फायरिंग करना बिल्कुल जवाज़ नहीं बनता। सेक्शन 302 के अंदर FIR भी दी गई, उनको अरेस्ट किया जा चुका है। पुलिस की फायरिंग से वक्कास की मौत के साथ साथ गाड़ी में सवार दीगर 3 अफराद भी जख्मी हुए। इस वाक़े का मुकदमा मकतूल वक्कास के भाई की मुद्दियत में थाना रिचकोट में दर्ज किया गया और वाक़े में मुलव्विस 4 पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को हिरासत में भी ले लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी वाक़े का नोटिस ले चुके हैं, जो कि हर दफ़ा लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब काफ़ी है? क्या मकतूल वक्कास के वरसा को इन इक़दामात के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद है? क्योंकि इससे पहले जो वाक़यात हो चुके हैं उनमें से अभी तक किसी को इंसाफ अभी तक नहीं मिला। और इंसाफ होगा भी या नहीं होगा, ये भी एक मौमा है, ये भी एक सवाल है। सिर्फ 20 दिन पहले नाज़रीन, सिर्फ 20 दिन पहले इस्लामाबाद में भी ऐसे ही एक बच्चे को पुलिस वालों ने घेर कर मारा था, मार कर कत्ल किया था। और फिर जो कवर स्टोरी दी थी वो उससे भी ज्यादा भोंडी थी। कहा गया था कि डाकू है, हमने ताकुब किया, पीछे से गोली मारी, हालांकि गोलियां सामने से मारी गई थी, इर्द गिर्द से मारी गई थी। इसका कसूर भी वक्कास वाला ही था, वो भी पुलिस के नाके पर नहीं रुका था। इस वाक़े में मुलव्विस इन 5 पुलिस एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया जा चुका है, जबकि अदालती तहकीकात जारी है। मदीना की रियासत तो दूर की बात, मैं तो अब इस मुल्क को, मेरे लिए तो ये कब्रिस्तान है। वज़ीर आज़म साहब से यही मैं उनसे अपील करूंगी कि उसामा के लिए मुझे इंसाफ चाहिए, किसी और का उसामा इतना छलनी ना हो। लेकिन अभी इंसाफ की मंजिल दूर नजर आती है। यहाँ तो हुकूमत और पुलिस के वादों के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि इंसाफ के वादे तो सानेह साहिवाल के वरसा से भी किए गए थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि तमाम के तमाम मुल्जिम बरी कर दिए गए और अदालती फैसले में लिखा गया था कि वाज़े नहीं है कि किसकी गोली से कत्ल हुआ। इस तरह पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ और लवाहिकीन से सब्र शुक्र की जिंदगी गुजारने की तलकीन की गई। और ज़रूरी नहीं कि सानेह साहिवाल की तरह हर बार कत्ल करने वाले पुलिस एहलकार बरी ही किए जाएंगे। कभी कभार तो मकतूल के लवाहिकीन को उन्हें माफ़ भी करना पड़ जाता है। सलाहुद्दीन नामी एक शख्स जिससे बैंक की ATM से चोरी की थी, जिस पर इसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन सजा दी गई मौत की। और वहीं सजा अदालत लगाकर थाने में ही अदालत लगाई गई और वहीं पर सजा सुनाई गई। नाजरीन, पुलिस टॉर्चर की वजह से वो बेचारा मर गया, लेकिन इस सलाहुद्दीन के वालिद ने न जाने क्यों और न जाने किस दिल के साथ, किस भारी दिल के साथ अपने बेटे के कातलों को माफ कर दिया। इंशाअल्लाह जी, मैं अल्लाह की रज़ा वास्ते उन्हें माफ कर देता। एक वालिद नकीबुल्लाह महसूद का भी था, जो अपने बेटे के कातलों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार करते करते मौत की आगोश में चला गया। वो नकीबुल्लाह महसूद जिसे कराची में जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। इमरान खान और आर्मी चीफ ने भी इंसाफ के वादे किए थे, लेकिन इसके कत्ल का मुल्जिम साबिक SSP राव अनवार अभी तक आज़ाद है। पुलिस मुकाबलों में 400 से ज्यादा अफराद को कत्ल करने के इल्जाम के बावजूद आज़ाद है। के इलाके मॉडल टाउन में पुलिस एहलकारों ने जो दिन दहाड़े कयामत बपा की थी, पाकिस्तान अवामी तहरीक के 14 अफराद को कत्ल किया था।
उसमें माएँ थी, उसमें औरतें थी, बच्चे थे वहाँ पे उस दौरान जब फायरिंग हो रही थी। पाकिस्तान अवामी तहरीक जिन्हें मुल्जिम समझती है वो तमाम अहलकार आज भी आला ओहदों पर मौजूद। अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरह बयान करूं उन लोगों की वो रुदात जो इस सानहे में अपनों को गंवाने के बाद खुद जिंदा लाशें बन जाते हैं। और आज यकीन कीजिए नाज़रीन, बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े भारी दिल के साथ हमने कोशिश की कि उन तमाम लोगों को, जितने वाक़यात मैंने आपको दिखाए हैं, इन तमाम के लवाहिकीन आज इस जगह पर मौजूद हैं। आज इस प्रोग्राम में मैं आपकी उनसे मुलाकात बनाता हूँ। वो जिंदा लाशें आज हमने बुलाई हैं, उनके अपने गम की कब्रों से निकाल के उनको यहाँ पर लेकर आए। हमारे साथ मौजूद है थाने साहिवाल के मकतूल खलील और वहाँ पे उस पूरे अपने कुंबे को उजाड़ देने वालों का उनका जो एक इकलौता शख्स रह गया, जलील उनका भाई, वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया जलील भाई, आपने वक्त दिया। अवैस गुज्जर, ये जो वकास गुज्जर जिनको आज मारा गया, उनके भाई अवैस गुज्जर हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से। अवैस, मैं आपका शुक्रिया और दिली ताज़ियत आपसे, दिली दुख और हमदर्दी। हमारे साथ उसामा सती के वालिद नदीम सती साहब मौजूद हैं। सर, आपका भी शुक्रिया और आपको तकलीफ दी, आपके जख्मों को हम कुरेदना नहीं चाहते, मगर मसला ये है कि इस माशरे में जब तक शोर ना मचाए इंसाफ नहीं मिलता। आखिर में बिस्मा, आपकी मेरी हम सबकी बेटी मौजूद है जो आपका मेरा गिरबान कल को क़यामत में पकड़ेगी और पूछेगी कि जनाब रियासत मदीना में तो मुझे इंसाफ मिल जाना चाहिए था, रियासत मदीना में तो कुत्ते को भी भूखा मरे तो वाली रियासत जिम्मेदार ठहरता है, ये कौन सी रियासत मदीना है। बिस्मा मौजूद है जिसकी माँ के चेहरे पर गोली मारी गई थी, वो भी मौजूद है। मैं आगाज करूंगा अवैस आपसे, आपके भाई को आज मारा गया, कैसे मारा गया? आप साथ मौजूद थे, खुल के बताएं आज। मैं और मेरा भाई और मेरा कज़न आ रहे थे फैसलाबाद से अपनी माँ की दवाई लेके, और ये जहांगीर मोड़ पे खड़े थे नाका लगा के, और ये ऐसे ही के पाँव पे आ गया टायर, थोड़ा सा टायर उसके पाँव पे आ गया तो हमने थोड़ा गाड़ी भगा ली उधर से, रुकी नहीं है, वो पीछे आ गए, हमारे पीछे आ गए ना, तो हम आगे हमारे मामू का गांव है 258 डिस्कोट के पास, हमने उधर गांव की तरफ गाड़ी लेके चले गए। उधर गांव जब घर के पास पहुंचे तो उधर है ना गाड़ी रोक ली भाई ने, भाई गाड़ी चला रहा था, हम पीछे बैठे थे। वो गाड़ी से बाहर निकल के हाथ ऊपर किए उसने, तो पीछे से सीधा है ना उन्होंने फैर मार दिया, कोई बात नहीं पूछी, उधर फैर मार दिया। अच्छा, आप उस वक्त गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे अवैस साहब? हाँ, मेरा कज़न बाहर आने लगा, इन्होंने उसे मारा और गाड़ी के अंदर किया, फिर उन्हें गाड़ी से निकाला और डाले में ले गए, ये पुलिस के वैन में। उसी गाड़ी में मेरे भाई को पहले उधर ही रखा, कितनी देर खून बहता रहा, फिर पता नहीं कितनी देर में उधर फैसलाबाद इमरजेंसी में लेके गए तो अवैस, मुझे ये बताइए, जब गोलियां चल रही थी, आप गाड़ी में थे, आपके भाई को गोली लग चुकी थी, क्या बीत रही थी उस वक्त आप पर? वो तो आपको भी पता, बहुत मुश्किल टाइम होता है कि कोई बात ही नहीं ऐसी कि जिस पे गोली मारी जाए। अवैस, आपने इनसे पूछा जब आप लोगों को डाले में डाल के आपके भाई को जो जख्मी था उस वक्त गोली लग चुकी थी लेकर जा रहे थे, आपने पूछा कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, मतलब क्यों मार रहे हो हमें तुम? हमने तो उनसे पूछा कि क्यों उठा रहे हैं, वो हम दोनों को कदनों को उठाया और ले गए डाले में। अच्छा, पुलिस ये कह रही है अवैस के पुलिस का मौक़िफ़ है कि उस वक्त जी गाड़ी में तमाम लोगों ने शराब पी हुई थी, आपके भाई ने भी शराब, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? हमारा तो बिजनेस है बाहर दुबई में, दोनों भाई रहते हैं उधर, अभी कोरोना की वजह से छुट्टी आई है इधर। हमारे पास कोई दारू या ऐसी चीज़ नहीं थी, ना कोई असला था, कोई चीज़ नहीं थी। उधर गांव के लोग भी साथ खड़े थे, वो वीडियो बना रहे थे, इन्होंने मोबाइल छीन लिए उनसे, जो पास वीडियो बना रहे थे ना। जब फैर लगा 20-25 आदमी गांव में जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, वो थे, इन्होंने उनके पास से मोबाइल छीन लिया, इन्होंने वीडियो बनाई। फिर ये लोग ये बोलने लगे कि इधर गाड़ी में असला डाल दो, पुलिस मुकाबला बना ले, ऐसा बात कर रहे थे। मुझे ये बताएं अवैस के अभी इस वक्त जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनमें से ऐसे भी हैं जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला और शायद कुछ इंसाफ की तवक्को वैसे ही छोड़ चुके हैं। आपको इंसाफ की तवक्को है? हम भी यही है, वज़ीर आला से अपील करते हैं हमें इंसाफ दिया जाए। मेरे भाई को बेकसूर मारा गया है, कोई जुर्म नहीं है उसका। जलील साहब,
क्यों नहीं इंसाफ मिल पाता? अगर मारने वाले पुलिस वाले हों, अगर मारने वाले उसमें ऐसे हों कि जो रियासत के मुलाजिम थे, तो आपने आज की तारीख में फैमिली को दफनाया था, आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 2 साल पहले, 2 साल हाँ जी, 2 साल आज पहले। दूसरी बरसी थी। तो पहले तो मैं इन फैमिली के बड़े दुख दर्द के साथ मजम्मत करता हूँ सानिया और फैसलाबाद और सानिया इस्लामाबाद में जो वकूआ हुआ है, नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए। कैसे रुकेगा? ठीक है, पिछलों को सजा मिलती तो अगले रुकते ना। सर बात ये है कि यहाँ जो कत्ल करते हैं वही तफ्तीश करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, रियासत को चाहिए कि खुद मदई बने इस केस में। रियासत मदई बने तो फिर इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकल सकता है। क्योंकि देखिए एक गरीब आदमी है, पहले ही उसका वो सारा कुछ चला जाता है, बाद में इतनी उसमें नहीं होती सकत कि वो अदालतों में जाए, तरह तरह के धक्के खाए, वो जो पिछले बच गए हैं उनको रिज़्क कमा के खिलाए, या अदालतों में जाए, या अपना टाइम जो है सारे टाइम 6-6, 7-7, 10-10 साल लग जाते हैं। फिर वो जाने वाले के पीछे जो रह जाते हैं वो भी ऐसे ही, वो भी जिंदा लाश ही बन जाते हैं, जिंदा लाश बन जाते हैं कि अदालतों में जाएं, पैसे लगाएं, ठीक है, किधर किधर वो जाएं। ये वैसे आप सही कह रहे हैं। रियासत का जो रियासत तो माँ जैसी है ना, तो रियासत कहाँ चली जाती है? वो माँ कहाँ चली जाती है जब उसके बच्चे पे तकलीफ होती है? यही सवाल मैं कर रहा हूँ रियासत के कि खुदारा इसको रोकना चाहिए, बहुत हो गई है। वो ना हो कि किसी दिन ये जो बड़े बड़े महलों में बैठे हैं हमारे दावे करके आते हैं, जब वोट लेने आते हैं हम ये कर देंगे, हम वो करते हैं कि अवाम का हाथ होगा, आपका गिरेबान होगा, ये महल मोहल्ला आपके कुछ नहीं फिर बचेंगे, ठीक है। जो ऐसे ही चलता रहा तो देखें किस कानून में लिखा है कि किसी दहशतगर्दों को भी आपको डायरेक्ट फायर मार दें? नहीं कर सकते आप, ठीक, आप टांग में लगाएं। हाँ। गाड़ी रुक गई है, पीछे क्या रखता है? ट्रेनिंग किसी इसकी, इसकी ट्रेनिंग देते हैं कि कोई जाके डायरेक्ट ही हिट कर दे, ये तो घेर फायर कर दे। मैं तो हैरान हूं इस बात पे, ऐसे क्या हो क्या जाता है? देखें ये कानून है, ये किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं? मैं नदीम सती साहब, ये जो बात अभी कर रहे हैं जलील साहब, इनका दुख भी कम नहीं है, आपका भी कम नहीं है। कोई जो यहाँ बैठा हुआ है उस मेरे ख्याल है कयामत देख चुके हैं आप लोग अपनी जिंदगी में। ये क्यों, क्या आपको इंसाफ की तवक्को है? मेरे पास माजी की मिसालें मौजूद हैं। वो सलाहुद्दीन आपको याद होगा, एटीएम मशीन वाला, जिसने एटीएम में जाके मुंह चढ़ाया था और बाद में कहा था कि आपने मारना कहाँ से सीखा, बाद में उसकी लाश मिली थी। क्या इस दौर में नदीम सती को इंसाफ की तवक्को है? जी, सबसे पहले तो मैं इनसे वकास गुज्जर के इसके बेईमाना कत्ल पे मैं इनसे ताज़ियत करता हूँ, और सानिया साहिवाल का भी, और उसके बाद भी जो वाक़यात हुए मैं उनकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। ये सबसे पहले बात यह है कि देखें मैं कैसे तवक्को कर सकता हूँ इंसाफ की, जब मेरे बेटे को इस यहाँ पर इस्लामाबाद के जो वज़ीर आज़म हाउस और सदर हाउस के चंद किलोमीटर के फासले पे गोलियों से उसको छलनी किया गया। फिर चले उसके बाद मुझे वज़ीर आज़म ने और बाकी वज़रा ने यकीन दिलाया कि जी हम इंसाफ करेंगे, आईजी साहब भी आए यहाँ पर, लेकिन देखें उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं है ना। ये सिलसिला या तो उसके बाद रुक जाता है, इन लोगों को कोई शर्म आ जाती, पुलिस वालों को, इन लोगों को जो इतने बेलगाम हुए हैं, इनको अगर कोई शर्म आ जाती कि हम लोग मतलब इतना बड़ा वाक़या होने के बाद, इस्लामाबाद का वाक़या होने के बाद, फिर अगर इन लोगों को इस शर्म नहीं आती तो इसका मतलब है कि ये बेलगाम हुए हैं और इनका गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। तो मतलब तसल्ली तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको भी दी थी कि बैठे हैं जलील साहब मेरे सामने, तसल्ली तो उस बेटी को भी दी थी जब ये ऑपोजिशन में थे कि जब हम आएंगे इंसाफ दिलाएंगे तुम्हारी माँ को। तसल्ली तो नकीबुल्लाह महसूद के बाप को भी दी थी, वो इंसाफ इंतजार करते करते मर गया। सर तसल्लियां तो ये देते रहते हैं, अभी तक मेरी नजरों ने इंसाफ नहीं देखा। बिल्कुल सर, बात ये है कि मैं भी जब तक इंसाफ मिलता नहीं है मैं किसी तरह भी मुतमईन नहीं हूँ। मतलब जब तक मैं इंसाफ देख ना लूँ, मैंने आज तक देखा नहीं है इंसाफ में जब तक देख ना लूँ मैं उस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये तो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब इसी चीज़ पे तो आए थे
कि जी मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा। और मदीना की रियासत में क्या होता है, मदीना की रियासत में तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि दरियाए फरात के किनारे जाना वो एक कुत्ता भी भूखा है तो मैं उस चीज़ का जाना वो मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये तो यहाँ पे क्या क्या नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या क्या नहीं हो रहा, और ये लोग टस से मस नहीं हो रहे। अब देखें ये मतलब ये जो वाकया हुआ है, ये जो आज का वाकया है फैसलाबाद का, इसमें तो हद ही कर दी है इन्होंने कि जो ना वो गाड़ी चढ़ा दी। भाई गाड़ी तुम चढ़ा दी है तो मतलब तुम उसके पाँव को जख्मी कर दो, तुम्हारे पाँव जख्मी हुआ तुम उसका पाँव जख्मी कर दो। अगर तुम्हें जो ना वो ज्यादा कोई तकलीफ हुई है तो तुम उसको जान से मार रहे हो यार, ये कौन सी बात है। ये इन लोगों के पास, इन लोगों को मैं कहता हूँ कि असलाह देना ही नहीं चाहिए इन लोगों को। ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इन लोगों के जो ना वो मतलब ये गुलेले पकड़ने के जो ना वो मुस्तैक है। ये इनको जो ना वो नदीम साहब आप यकीन कीजिए बड़ा ही सख्त जुमला जो मैं कहने जा रहा हूँ, और मैं बड़ी माजरत के साथ, लेकिन मैं माजरत ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि ये हकायक पर मबनी जुमला जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये मनाजिर हम या इसराइल में देखते हैं या फलस्तीन में या कश्मीर में देखते हैं, जहां पर अपनी फौज स्टेट की जो है वो हिफाजत करने वाले लोग जो होते हैं वहां के, वो अपने शहरियों को मारते हैं। वहां पर वहां की आर्मी ये कर रही है, हमारे यहाँ हमारी पुलिस को बेलगाम पता नहीं किसने छोड़ दिया और क्या हो गया कि उनको हर शहरी दहशतगर्द नजर आता है। सिर्फ दहशतगर्द नजर नहीं आता, लाहौर के अंदर हजारों भत्ताखोर, हजारों इश्तिहारी फिर रहे हैं, वो नजर नहीं आते। मासूम लोग नजर आते हैं इनको सड़कों पर चलते फिरते। बिस्मा बेटा आपको इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा? आपके तो साथ खड़े थे सब, इमरान खान भी थे जब ये ऑपोजिशन में थे, बाकी लोग भी आके आपको तसल्लियां देते थे कि बेटा आपको इंसाफ दिलाएंगे। आपको इंसाफ क्यों नहीं मिला बच्चे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद और फैसलाबाद में होने वाले साने की पुरजोर मजम्मत करती हूँ और मैं इनके अहले खाना के दुख में बराबर की शरीक हूँ। जिस तरह इन्होंने सानेहा मॉडल टाउन में 14 बेगुनाह लोगों को पुलिस ने शहीद किया, जिसमें मेरी वालदा और मेरी पुप्पो को भी शहीद किया। 6 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद हम इंसाफ के मुतलाशी, हमने इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया लेकिन इंसाफ मुयस्सर नहीं आया। सानेहा साहिवाल और जाने कितने सान हैं, इस ज़मीन ने कितने बेगुनाहों के लहू से रंगीन हो चुकी है। इंसाफ की बात यहाँ कैसे करनी? एक आर्जी तौर पर तफ्तीश होती है, जितनी देर तक मीडिया के ऊपर बात चलती रहती है उसके ऊपर आर्जी तौर के ऊपर मुजरिमों के नाम भी लिए जाते हैं, लेकिन बाद में उनको आला जो तरक्कियां दी जाती हैं, आला ओहदों पर बराजमान कर दिया जाता है। मौजूदा वजीर आजम जो हमारे साथ कहते थे कि मैं खुद इस सानहे का चश्मदीद गवाह हूँ और मैं इस सानहे के मुजलिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगा, लेकिन आज इतना अरसा गुजर जाने के बाद कैफरे किरदार तक तो दूर की बात, उन्होंने सानेहा मॉडल टाउन के ऊपर एक जुमला भी नहीं बोला। मौजूदा वजीर आजम और मौजूदा अदलिया के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस धरती पे ना जाने कितने बेगुनाहों को शहीद कर दिया जाता है, लेकिन कोई मुल्जिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। ये कैसी रियासत मदीना है? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहां बेगुनाहों को शहीद कर दिया जाए, दिन दहाड़े राह चलते लोगों के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी जाए। इन सारे सानेहात में जो शहीद हुए वो सब के सब बेगुनाह थे। इनका लहू किसके सर पे तलाश करें? क्या इस मुल्क पे यूं ही सानहे पे साने होते रहेंगे और यूं ही मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बजाय उनको आला तरक्कियों पे, आला ओहदों पर बराजमान कर दिया जाएगा? आप देखें पिछली दौरे हुकूमत में भी और इस दौरे हुकूमत में भी पुलिस की कारकर्दगी वही रही है। जिस तरह पहले लोगों के ऊपर बेगुनाहों को शहीद किया जाता था, आज भी उसी तरह बेगुनाहों को शहीद किया जा रहा है। मैं तो इस मुल्क पे हैरान हूँ कि इस मुल्क के चीफ जस्टिस साबका चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि बेटा अब पढ़ाई है,
आपकी जिम्मेदारी है। अब इंसाफ दिलाना हमारी और अदारों की जिम्मेदारी है। और इमरान खान साहब ने कितनी दफा कह चुके, ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि सानेहा मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं ये बहुत बड़ा सवाल है। वो इनको भी कह चुके हैं, वो सती साहब को भी कह चुके हैं, और अब शायद अवैस साहब को भी कह देंगे, लेकिन ये कहना कब अमली जामा पहनाएंगे इसका पता नहीं है मुझे। खैर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर अवैस साहब, आपसे दिली ताज़ियत। एक वक्फा लेते हैं ना, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि हुकूमत जब फुर्ती दिखाती है तब भी नुकसान कर बैठती है, मगर जब सुस्ती दिखाती है तो उससे ज़्यादा नुकसान कर बैठती है। कैसे? फवाद चौधरी साहब से पूछेंगे इस वक्फे के बाद। मौजूदा हुकूमत की फुर्ती बेमिसाल है और सुस्ती उससे भी ज्यादा बेमिसाल। कोई भी मसला आए वो उस पर फुर्ती से रद्द-ए-अमल देती है, नोटिस लेती है, एक्शन लेने का ऐलान करती है, तहकीकात कराती है, और ये सब होने के बाद भी नुकसान आवाम ही का होता है। हुकूमत अपनी तरफ से मसला हल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस फुर्ती की कीमत आवाम को अदा करनी पड़ती है, और जहां फुर्ती दिखाने की जरूरत होती है वहां सुस्ती दिखाकर आवाम का नुकसान किया जाता है। ताज़ा खबर यह है कि चीनी की कीमतों को कम रखने के लिए हुकूमत मजीद 8 लाख टन चीनी दरामद करने जा रही है। ये इस दाद से ठीक 1 महीने 9 दिन बाद हो रहा है जो चीनी की कीमत कम होने पर वज़ीर आज़म ने अपनी टीम को दी थी। ये उस शुगर कमीशन की रिपोर्ट के बाद हो रहा है जिससे तहकीकात की थी कि 55 रुपए किलो में मिलने वाली चीनी 70 रुपए किलो में क्यों मिल रही है। उस रिपोर्ट ने चीनी महंगी होने की वजूहात का भी पता चला लिया था। उस कमीशन की रिपोर्ट के बाद चीनी की कीमत 110 रुपए किलो तक पहुंची थी। फिर हुकूमत ने फुर्तियां दिखाई, चीनी दरामद की, कंट्रोल रेट पर तकसीम की, और जनाब 55 रुपए किलो वाली चीनी 81 रुपए किलो में बिकने लगी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट की कि अपनी टीम को शाबाश भी दी। हालांकि शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने लाने के बाद चीनी की कीमत में 10 से 15 रुपए कमी के दावे किए गए थे। रोज़नामा जंग के मुताबिक चीनी महंगी होने से पाकिस्तानी आवाम को 184 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गंदुम महंगी होने से आवाम को 220 अरब रुपए का नुकसान हुआ, और गंदुम महंगी होने की वजह भी हुकूमती फुर्तियां ही थी, क्योंकि जब एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी उस वक्त एक्सपोर्ट कर दी गई और बाद में इंपोर्ट करना पड़ी। आज हुकूमत ने बिजली की फी यूनिट कीमत में मजीद 1 रुपए 95 पैसे इजाफा करने का ऐलान किया है। साथ ही ये एहसान भी जताया कि इजाफा करना तो 2 रुपए था, यानी 2 रुपए 18 पैसे इजाफा करना था, लेकिन जनाब हम हातम ताई की कब्र पे लात मारते हैं और आवाम को पूरे 23 पैसे का रिलीफ देते हैं। वज़ीर तवानाई कीमत में मौजूदा इजाफे का जिम्मेदार भी उस हुकूमत को ठहरा रहे हैं जिसका माजी में वो खुद हिस्सा रह चुके हैं। जिस फुर्ती से बिजली की कीमत बढ़ाई गई है, इसी फुर्ती से वज़ीर तवानाई ने दिसंबर 2020 तक गर्दिशी कर्जे बिल्कुल खत्म करने का ऐलान किया था, और वज़ीर मनसूबा बंदी इनका यह दावा सुनकर हंस पड़े थे। हंसते हंसते पूछा था, न जाने उमर अयूब ने यह दावा किस बुनियाद पर किया। रब मेरे ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला दिसंबर 2020 तक इंशाअल्लाह ताला गर्दिशी कर्जों का बहाव 0 हम लोग करके देंगे। ये उमर अयूब से पूछना पड़ेगा कि किस साइंसदान ने उनको ये बताया था। उमर अयूब से मैं जरूर ये सवाल पूछूंगा। इसी तरह की फुर्तियां मई 2020 में कराची तैयारा हादसे के बाद भी दिखाई गई थी। वजीर हवाबाजी ने फुर्ती से ऐलान किया था कि 262 पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, फिर कहा जाली नहीं मशकूक है। बाद में पता चला कि 262 में से 180 पायलट्स क्लियर हैं। तो वजीर हवाबाजी कहने लगे उर्दू में जाली कहें या फिर अंग्रेजी में सस्पिशियस, बात तो एक ही है ना जी। 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। ये सारे सस्पेक्ट्स हैं। जल्दबाजी और फुर्ती में दिए गए बयानात से नुकसान कौमी एयरलाइन का हुआ। कई ममालिक में पाबंदी का शिकार हुई मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स को ग्राउंड करते करते हुकूमत ने PIA ही ग्राउंड कर दी। बाद में वजीर आज़म इमरान खान ने भी तस्लीम किया कि जाली लाइसेंस के मामले में जो फुर्ती की गई वो गलती थी। चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला भी हुकूमती फुर्तियों का शिकार हुआ। फुर्ती दिखाते हुए हुकूमत ने तरीक़ाकार और ज़ाब्तों की पाबंदी ही नहीं की थी। ज़ाब्ता कहता है पहले काबीना समरी
भेजे, फिर वज़ीर आज़म सदर को तजवीज़ भेजें और सदर मंजूरी दें। लेकिन हुकूमत ने फुर्ती दिखाई, पहले वज़ीर आज़म ने तजवीज़ भेजकर सदर से मंजूरी ली, इसके बाद काबीना का इजलास बुलाया। अदालत ने इसे बेज़ाब्तगी की निशानदही कहा और हुकूमत ने पुराना नोटिफिकेशन मनसूख करके नया जारी किया। लेकिन यहाँ भी हुकूमत गलती कर गई। जिस आर्मी रूल में तरमीम की गई वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर लागू ही नहीं होता। हुकूमत ने समरी और एडवाइजरी आर्मी चीफ की तैनाती की भेजी और नोटिफिकेशन तौसी का जारी किया गया, यानी गलतियों पर गलतियां की गई। लेकिन हुकूमत अपनी फुर्तियों की वजह से पैदा होने वाले मसाइल को भी दुश्मन की साजिश कहती रही। देखें, ये दुश्मन का एजेंडा है कि ऐसा ज़बरदस्त जर्नैल जो है, ऐसा ज़बरदस्त आदमी जो ऐसे चट्टान के साथ खड़ा हुआ है, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी कॉम्पिटेंस आपके सामने है, उसके अचीवमेंट्स आपके सामने है। दुश्मन चाहता है कि किसी तरह इसको इधर उधर कर दे। ताहम जहां फुर्ती दिखाने की वाकई जरूरत होती है वहां हुकूमत देर कर देती है। LNG के टेंडर बर वक्त जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से महंगी LNG खरीदना पड़ी। रोजनामा जंग की 17 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक ताखीर की वजह से कौमी खजाने को 122 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है और जाहिर है ये सब पैसा आवाम की जेब से गया है। जो आज LNG महंगा आ रहा है पाकिस्तान में, इसकी जिम्मेदार सिर्फ PTI की हुकूमत है। आपने गैस जाके ली अक्टूबर में, नवंबर में, बल्कि दिसंबर में गैस ले रहे हैं आप, जनवरी की, फरवरी की। तो फरवरी में जो आपको गैस मिल रही है अब, वो पाकिस्तान को ये डिस्टिंक्शन हासिल होगा कि वो दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदेगा। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान के मुताबिक IMF के पास जाने में ताखीर भी एक गलती थी और इस गलती से जो नुकसान हुआ वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़कर पता चलता है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि बैनुल-अक़वामी इदारों ने पाकिस्तान को अपना सरमाया रोके रखा, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में $2.5 अरब की कमी आई। कोरोना की वैक्सीन हासिल करने के लिए भी फुर्ती की बजाय सुस्ती का मुजाहरा किया गया। मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का 15 जनवरी का बयान कि अभी तक कोरोना वैक्सीन के लिए किसी कंपनी को ऑर्डर नहीं दिया गया। आखिर क्या वजह है कि जहां हुकूमत गैर जरूरी फुर्ती दिखाती है वहां भी अवाम का नुकसान कर देती है और जहां वाकई फुर्ती दिखाने की जरूरत होती है वहां सुस्ती दिखाकर अवाम का ज्यादा नुकसान हो जाता है। जवाब वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये गलत मौके पे सुस्ती और सही मौके पे और गलत मौके पे, दोनों मौके पे चुस्ती दिखा के अवाम का नुकसान करने की जो रविश है, इसकी वजह क्या है सर? लैक ऑफ एक्सपीरियंस आप समझते हैं? देखिए, पहले से शुरू कर लेते हैं। जो आपने बात की कि रेकोडेक की और ये रोजवेल्ट की, कोई शुबा नहीं है जब आप ये बात करते हैं कि इन केसेस के अंदर धचका पहुंचा, तो ये धचका किसके दौर में पहुंचा और किसकी वजह से पहुंचा? सबसे पहले ये धचका पहुंचा इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से, जो कि PMLN के बड़े महबूब जज रहे हैं और चीफ जस्टिस रहे हैं, जिनके गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अरबा रुपए का नुकसान हुआ। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो एहतसाब है वो सिर्फ हम सियासतदानों का करते हैं और मीडिया की भी जरूरत नहीं होती। आपने तो एक प्रोग्राम नहीं किया इफ्तिखार चौधरी के इस फैसलों के ऊपर, जो आपको करना चाहिए और आपको पता करना चाहिए कि वो क्या मुहर्रिकात थे। कर चुके हैं सर, बेशुमार कर चुके हैं। नहीं, लेकिन अब आपको एक स्पेसिफिक प्रोग्राम रेकोडेक के ऊपर करिए और लोगों को बताइए कि किस तरह से इफ्तिखार चौधरी एंड कंपनी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, चाहे वो स्टील मिल का मामला हो, चाहे रेकोडेक का मामला हो, और चाहे फिर दूसरा ये जो आर्बिट्रेशन का या ब्रॉडशीट का मामला है। ये 2011 में जब ये फैसला केस अदालत में गया तो किसकी हुकूमत थी? पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और उसके बाद 2016 में जब गया उस वक्त किसकी हुकूमत थी? PMLN की हुकूमत थी। सो जो गवर्नमेंट्स इस माजी में पाकिस्तान के साथ कर गई हैं, जाहिर है कि हर गलत फैसले की कीमत देना पड़ती है कौमों को, और हमने गलत फैसले किए। पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसी पार्टियों को मुसल्लत करके, जिसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं, और उसमें बेहतरी जो है वो लाने की सही करनी है। अब दूसरी आ जाइए, जो आपने बात की चीनी की कीमत में जो है वो 75 रुपए पहले कीमत थी। किसान को गन्ने की कीमत मिल रही थी 130 रुपए। अब चीनी की कीमत में फ्लक्चुएशन आई है, 100 रुपए की गई है, बट किसान को कीमत मिल रही है 230 रुपए गन्ने की कीमत। अब ये तो इंटरप्रिटेशन का तरीका है। आपके ख्याल में एक इस्तेहसाल पर मबनी कम कीमत होना जो है वो पाकिस्तान के फायदे में है, या एक जो है वो इंडिपेंडेंट जिसमें किसान का फायदा हो वो पाकिस्तान के फायदे में है? इसी तरीके से जब आप वीट की बात करते हैं तो आप कुछ
ये बात बिल्कुल ठीक है सर। अब आपकी बात से मैं बल्कि एग्री कर गया, आपने बल्कि मेरा पॉइंट आसान कर दिया चौधरी साहब। आपने किसान को रेट दे दिया, अच्छा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा गन्ना उगा रहा होगा, क्रशिंग भी फिर तो अच्छी हुई होगी। सर ये अगर हो रहा है सब कुछ, तो फिर आप इंपोर्ट करने का फैसला क्यों कर रहे हैं कीमतें बरकरार रखने के लिए? ताकि ये जो 40-50 कार्टेल है चीनी का जो बना हुआ पाकिस्तान में, जो तमाम का तमाम पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जो लाइसेंसिंग हुई है, आपने इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्राम भी किए हैं, लेकिन दोबारा अगर आप उन फैमिलीज का जायजा लें जिन्होंने शुगर मिलें लगाई हैं, तो ये कौन है? ये सारे के सारे वो हैं जो कि माजी में आपके ऊपर मुसल्लत रहे हुकूमत में, और हुकूमतों ने इनको लाइसेंस दिए सियासी रिश्वत के तौर के ऊपर, और ये कार्टलाइजेशन है। और इस कार्टलाइजेशन की कमर आके अगर किसी ने तोड़ी है तो इमरान खान ने तोड़ी है, और उसको जो है वो बेहतर कर रहे हैं। अब तीसरे मामले की तरफ आइए, वीट की तरफ। वीट का क्राइसिस क्यों है और सिंध में क्यों है? आप देखिए कि जब ये पिछली दफा पिछले साल पूरी हुकूमत की कोशिश के बावजूद सिंध हुकूमत ने एक दाना भी वीट का प्रोक्योर नहीं किया। उसके बाद आज पंजाब में 3 महीनों से गंदम 860 रुपए के ऊपर है, सिंध में जो है वो 300 रुपए महंगी है। तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे आयद होती है, और सूबाई हुकूमत उसकी जवाबदेह है, उसको आपको पता करना चाहिए। तो लिहाजा जो तमाम इश्यूज हैं उनका एक बैकग्राउंड होता है, और उस बैकग्राउंड को, उस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखकर ही सही या गलत का फैसला हो सकता है। अच्छा चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इमरान खान साहब ने कमर तोड़ दी उस कार्टेल की, और जो शुगर कमीशन रिपोर्ट थी उसमें वाज़े तौर पे शाहजाद अकबर साहब ने भी कहा था कि हमें वो वजह पता चल गई है जिस वजह से कार्टेल जो है वो ऑपरेट करता है किस तरह से, और वो वजह क्या होती है कि कीमत बढ़ जाती है। तो सर जब आपको वजह पता चल गई और कमर आपने तोड़ दी, तो अब आप दोबारा आपने कहा ना कि आप कार्टेल को शिकस्त देना चाहते हैं, तो सर जब कमर तोड़ दी है तो फिर आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं बाहर से? जब आपको वजह पता चल गई है कि कार्टेल कैसे ऑपरेट करता है, कैसे कीमतें बढ़ाता है, तो सर आप सिस्टम को मैनेज कर लें। नहीं, मैनेज हो गया ना। देखें ना, इशू ये है कि अगर आपकी जो गंदम है, अगर आपकी जो चीनी है, अगर उसकी कीमत आप कम रखना चाहते हैं, तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि इस्तेसाल पर मबनी, जिसमें किसानों को दबाया जाता है, किसानों को पेमेंट नहीं की जाती है, वो सिलसिला जो है इन्होंने किया। और शरीफ फैमिली की जो मिलें हैं उनमें तो आपको पता है कि तमाम मिलों ने कभी किसानों को पैसे दिए ही नहीं, और ज़बरदस्ती पुलिस के जरिए गन्ना जो है वो रमज़ान शुगर मिल तक पहुंचाया जाता था। ये वो सारी कल की बात है, कोई इतनी लंबी बात नहीं कि लोग भूल जाए। अब उन सब का जो कमर जो है वो तोड़ी गई है, तो ही मामला जो है वो ये हुए ना कि किसानों को 230 रुपए के ऊपर, 250 के ऊपर, और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में क्रशिंग जो है वो अपने सीजन के ऊपर जो है शुरू हुई है, और उसकी कीमत को नीचे रखने के लिए आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं। इंपोर्ट की क्वांटिटी उतनी नहीं है, लेकिन बहरहाल आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं ताकि बैलेंस रहे, और आम लोगों को चीनी सस्ती भी मिले, किसान को कीमत पूरी भी मिले। एक अच्छा बैलेंस क्रिएट किया है इमरान खान की हुकूमत ने। अच्छा सर देखिए, जो मेरा आगाज का सवाल था ना, वो उसका लुब्बे लुबाब ये था कि जिस चीज में फुर्ती दिखाई जा रही है वो भी बिगड़ रही है, जिसमें सुस्ती वो भी बिगड़ रही है। अब लेट्स से अब गर्दिशी कर्जों पर आ जाते। उमर अयूब साहब ने कहा था दिसंबर 2020 तक 0 हो जाएंगे गर्दिशी कर्जे, और आज उमर अयूब साहब बैठ के सर बिजली की कीमत बढ़ा रहे थे, और के कह रहे थे कि हमने 2 रुपए कुछ बढ़ानी थी, हमने तो आपको 1-1.5 रुपया कर रहे हैं। तो सर ये भी तो मिसमैनेज है, कहाँ गर्दिशी कर्जे खत्म करने थे और कहाँ आपको खत्म करने के लिए फिर महंगाई करनी पड़ रही है, फिर बिजली महंगी करनी पड़ रही। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि महंगाई, बिजली महंगी करनी पड़ रही है। और मैंने जैसा आपके पहले जब सवाल के जवाब में ये कहा कि बैकग्राउंड भी पता होनी चाहिए। बिजली क्यों महंगी करनी पड़ रही है? बिजली इसलिए महंगी करनी पड़ रही है कि जो नवाज शरीफ हुकूमत है उसने आपकी बिजली की जरूरत से जो 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो ज्यादा बनाई, और अब हमारे पास 50% बिजली जो है वो एक्स्ट्रा है। खाली ये 10,000 मेगावाट जो फालतू बिजली बनी पाकिस्तान में बन रही है, और जिसका ये मुआहदा जो किया है नवाज शरीफ ने, वो ये है कि आप बिजली खरीदें ना खरीदें, आपको ज़रूरत है नहीं ज़रूरत, आपको कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। खाली इस बिजली की मद में आपको 6 रुपए कीमत जो है वो बढ़ानी पड़ती है, 6 रुपए कीमत में लागत में इजाफा हो जाता है। फिर नंबर 2, जो सारे प्लांट लगाए गए वो बाहर से आने वाले यानी दरामदी फ्यूल के ऊपर लगाए गए, कोयले के ऊपर लगाए गए, गैस के ऊपर लगाए गए, फर्नेस ऑयल के ऊपर लगाए गए, जिसके नतीजे में 42% कीमत जो है
आपकी जो बिजली बनाने की है वो बढ़ गई। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो तमाम लोगों से टैक्स लें और आप बिजली को सब्सिडी दें, दूसरी सूरत में यह है कि आप बिजली की कीमत बढ़ाएं। तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा आपको बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। और यही दोबारा मैं आपको कहूंगा कि जब आप गलत लोगों को, गलत पार्टीज को अपने ऊपर मुसल्लत करेंगे तो उसकी फिर कीमत है जो आपको अदा करनी पड़ती है। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, जब इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि किसी भी सूरत हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, तो मौलाना इसराइल नामंजूर रैली क्यों और किसके कहने पर निकाल रहे हैं? बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के दोहरे मयार पर इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी सियासत के जादूगर हैं, मुतज़ाद बयानिए के माहिर हैं, दिन को रात और रात को दिन मनवाने का फ़न जानते हैं, दोहरे मयार बनाने और अपनाने के बादशाह हैं। इख्तलाफात के साथ मफादात समेटने का खेल मौलाना फजलुर रहमान पर ख़त्म है। उन जैसी सियासत करना तो दूर की बात, उनकी सियासत को समझना भी आम आदमी के बस की बात नहीं है। आज उनके कराची के इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च को ही ले लेते हैं, जिसका मकसद समझ से बालातर है। आज पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इसराइल की सरगोशी तक नहीं है। इसराइल के साथ ताल्लुकात रखना तो दूर की बात, हुकूमत समेत किसी भी हल्के में इस मौजू पर बात नहीं हो रही है। लेकिन मौलाना फिर भी इसराइल नामंजूर मार्च कर रहे हैं। हालांकि वजीर खारजा ही नहीं बल्कि वजीर आजम बार बार कह चुके हैं कि इसराइल को किसी सूरत में तस्लीम नहीं करेंगे, और हुकूमत के इस मौक़िफ़ में सदाकत भी नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद भी मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को इसराइल का हामी समझते हैं, इसराइल को तस्लीम करने का ख्वाहिशमंद करार देते हैं। नाज़रीन, ये कोई मौलाना के बयानिए का पहला तजाद नहीं है, बल्कि मौलाना की सियासी तारीख ऐसे हैरानकुन बयानात और नजरियात से भरी पड़ी है। मामला औरत की हुक्मरानी का हो या तस्वीर खिंचवाने के हवाले से शरई हुक्म, मौलाना फजलुर रहमान ज़रूरत के वक्त इख्तलाफी मामलात को आइन के तनाजुर में सुलझा लेते हैं और अपना भी लेते हैं। यहाँ तक कि कश्मीर के जहाद पर JUI पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुतज़ाद मौक़िफ़ के मामले पर भी मौलाना फजलुर रहमान के जवाब के सामने सवाल करने वाले लाजवाब दिखाई देते रहे। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को उस वक्त पजीराई मिली जब 1993 में बेनज़ीर भुट्टो वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार थी और मौलाना फजलुर रहमान ने औरत की हुक्मरानी को हराम करार दे दिया था। और उन्हीं की हुकूमत में ही मौलाना ने खारजा अमूर की कमेटी के सरबराह का ओहदा भी कबूल कर लिया था और डीजल के परमिट भी लिए। औरत की हुक्मरानी के हवाले से चंद माह पहले भी मौलाना से सवाल किया गया जब वो लाहौर में मरियम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वो मरियम नवाज की बतौर वजीर आजम हिमायत करेंगे, जिस पर पहले तो मौलाना ने सवाल को ही प्लांटेड करार दिया, लेकिन फिर संभल कर ठहराव के तफसील से जवाब दिया। आज अपोजिशन जमातें हुकूमती जमात पर गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगा रही हैं। मौलाना भी PTI को फॉरेन फंडिंग का मुजरिम करार दे रहे हैं, लेकिन मौलाना पर खुद भी फॉरेन फंडिंग लेने का इल्जाम लग चुका है। JUI के साबिक रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद कह चुके हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने लीबिया के कर्नल मोहम्मद कद्दाफी और इराक के सद्दाम हुसैन से भरपूर इमदाद हासिल। फॉरेन फंडिंग केस ये बता रहा है कि इमरान खान को 2018 के इलेक्शन के लिए पैसा जहां दूसरी दुनिया से आया था, वहां पाकिस्तान दुश्मन दो मुल्कों से भी आया था। इल्जाम ये भी है कि उनको लीबिया से और इराक से फंड्स आते थे मौलाना फजलुर रहमान को। मौलाना शेरानी ने खुद इस बारे में शूरा के इजलास में बात की, मौलाना साहब इसका जवाब नहीं दे सके। बहरहाल मामला पार्टी के बड़ों ने फिर रफा दफा कर लिया। फॉरेन फंडिंग ही नहीं बल्कि वो 2018 के इलेक्शन के हवाले से भी मौलाना विकेट की दोनों तरफ खड़े हुए नजर आते हैं। इन इंतखाबात को मौलाना जाली करार देते हैं, धांधली की असम्बली कहते हैं, लेकिन इन्हीं असम्बलियों से ही मौलाना फजलुर रहमान ने सदारती भी लड़ा था। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।